हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आपके इंतजार की घड़ियां जो है समाप्त हो गई है, क्योंकि हम लोग जो है आपके लिए बिहार बोर्ड का जो 12th है उस 12th के अंतर्गत जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो है प्रारंभिक नगरों की कहानी और हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। उसी का एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जो है अपने अभ्यास को करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो है वो इतिहास का जो 12th का बिहार बोर्ड का है उसका सबसे पहला चैप्टर जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। और आपको पता होगा कि अभी जो हाल ही में जो एग्जाम हो रहा है उसमें आप देख पा रहे होइएगा कि 50% क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव के ही होते हैं। तो आइए इस अभ्यास प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 ईस्वी में किसने किया था। क्वेश्चन सबसे पहला यहाँ आप देख पा रहे होइएगा। देखिए, करना क्या है आपको, साथ ही साथ क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस देखना है और जो भी आपको सही आंसर लगे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। पहला ऑप्शन है चार्ल्स मैसन ने किया, जॉन ब्रंटन ने किया, विलियम ब्रंटन ने किया या सर जॉन मार्शल ने किया। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। देखिए, इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, तो आपको पता होगा हड़प्पा टीले का सबसे पहले उल्लेख जो किया था वो चार्ल्स मैसन ने किया था। आप कहिएगा सर हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा का जो खोज हुआ था वो तो आपको पता होगा कि 1921 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा का खोज कब हुआ था, तो हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। कौन खोज किया था हड़प्पा का, तो आपको पता होगा हड़प्पा का खोज किया था दयाराम सहनी ने। लेकिन मुद्दा यहाँ हड़प्पा का खोज कब हुआ ये नहीं पूछा जा रहा था, पूछा क्वेश्चंस में ये जा रहा था कि बताइए हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया सबसे पहले 1826 ईस्वी में। इसका सही जवाब है चार्ल्स मैसन ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में जो है वो किसने किया था। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किसने किया। ऑप्शन आपके सामने है, दयाराम सहनी ने किया, माधव स्वरूप वत्स ने किया, राखलदास बनर्जी ने किया या रंगनाथ राव ने किया। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए, सबसे पहले आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम मोहनजोदड़ो के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। देखिए, यहाँ जो आप मोहनजोदड़ो देख रहे होइएगा, ये मोहनजोदड़ो के बारे में आपको क्या क्या ऐसा तथ्य है जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण का है और आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, तो आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो का खोज हुआ 1922 ईस्वी में। किसने खोज किया ये तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इससे पहले आप ये देखिए कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। बताइए क्यों कहते हैं मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो का जब खोज किया गया 1922 ईस्वी में तो वहां पर जो है लाशों का ढेर मिला है, इसीलिए मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, सिंधी नदी के किनारे था, यानी सिंधु नदी के किनारे था और सिंधी भाषा का ही शब्द भी है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है सही जवाब भी दे रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था उसका नाम था राखलदास बनर्जी। दयाराम सहनी नहीं होगा, क्योंकि दयाराम सहनी जो है वो 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया था। माधव स्वरूप वत्स इसका जवाब नहीं है, रंगनाथ राव जी नहीं है, राखलदास बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो का क्या किए थे, खोज किए थे। तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, राखलदास बनर्जी ने किया। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, राखलदास बनर्जी को आरडी बनर्जी करके ऑप्शंस में दे देता है और बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है इस राखलदास बनर्जी के बदले में आपके सामने ऑप्शन में आरडी बनर्जी भी आ सकता है। तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। ये सब बात आपको एकदम से याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है।
हड़प्पा सभ्यता जो है उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? ये हल जो है इसका प्रमाण कहां से मिला? पहला ऑप्शन हड़प्पा से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, रोपर से मिला या कालीबंगान से मिला। कहां से मिला है हल का प्रमाण? देखिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका सही जवाब। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो कि आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी, जहां के लोग कृषि कार्य करते थे। और कृषि में पता होगा एक प्रक्रिया होती है जुताई का, जिस जुताई की प्रक्रिया के लिए हल का होना बहुत ही आवश्यक है। तो यह हल का प्रमाण जो है खेतों को जुताई करने के लिए हल का प्रमाण कहां से मिला? हड़प्पा से नहीं मिला है, मोहनजोदड़ो से बिल्कुल नहीं मिला है, रोपर से भी नहीं मिला है। कालीबंगा में जब उत्खनन हुआ था तो कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि कालीबंगा में क्या मिला है? हल का कुछ खिलौना वगैरह भी मिला है। यानी हल का प्रमाण कहां से मिला? कालीबंगा से मिला। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब जो आप देख रहे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगान, ये सब नगर का नाम है। इसकी विस्तृत चर्चा जो है हड़प्पा सभ्यता की वो हम लोग 1-2 क्लास के बाद शुरू करेंगे, जब इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो देख लेंगे तब। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगान से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने यानी किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? हड़प्पा सभ्यता में एक अवतल चक्की मिला है। कौन सा चक्की मिला? अवतल चक्की। उस पर कौन से विद्वान है जो प्रकाश डाले हैं? ऑप्शन है कनिंघम ने प्रकाश डाला, सर जॉन मार्शल ने डाला, अंसर्ट मैके ने या सूरज भान ने। कौन ऐसे विद्वान है जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर प्रकाश डाले थे? आइए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। तब तक आपको बताते हैं ये जो अवतल चक्की है, इस अवतल चक्की के माध्यम से अनाज वगैरह को कूटने का काम किया जाता था। क्योंकि सोच के देखिए आज से 5000 साल पहले क्या मिल वगैरह हुआ करता था जहां अपने लोग गेहूं वगैरह पिसवाते हैं? उस तरह की कोई साधन हुआ नहीं करता था। तो लोग चक्की पे क्या करते थे? अनाज को कूटने का काम करते थे, पीसने का काम करते थे। तो इस पर जो प्रकाश डाले हैं वो कनिंघम साहब नहीं डाले हैं। तो फिर किसने डाला है? क्या सर जॉन मार्शल ने डाला? नहीं, ये भी नहीं डाले थे, बल्कि अंसर्ट मैके ने डाला था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल चक्की मिला है उस पर कौन पुरातत्वविद प्रकाश डाले? अंसर्ट मैके ने डाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे उन लोगों को किस धातु के बारे में कुछ ज्ञान वगैरह नहीं था। और ऑप्शन आपके सामने ये रहा। पहला ऑप्शन है सोना। क्या सोना के बारे में हड़प्पा वासी नहीं जानते थे? फिर है चांदी। क्या चांदी के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? या लोहा के बारे में नहीं पता था? या तांबा के बारे में नहीं पता था? क्या इसका सही जवाब होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा को जानते थे। तांबा को जानते थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। और कांस्य जो है वो एक धातु का नाम है। कांस्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तांबा में टीन को मिलाना पड़ता था। तांबा में क्या मिलाना पड़ता था? टीन। यानी तांबा से लोग परिचित थे। किस धातु का ज्ञान नहीं था ये पूछ रहा है, तो तांबा तो होगा नहीं। अब बचा लोहा। यही अपना जो है सही जवाब है, क्योंकि लोहा के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कोई आइडिया वगैरह नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है वो लोहा का खोज हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे लोहा का कुछ आइडिया वगैरह नहीं है। चांदी और सोना ये दोनों जो है हड़प्पा सभ्यता के व्यापार में आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग हड़प्पा सभ्यता का जब व्यापारिक जीवन पढ़ेंगे, व्यापार वाणिज्य पढ़ेंगे, तो वहां आप देखिएगा ये लोग सोना चांदी जो है कहां से मंगवाते थे। यानी सोना चांदी तांबा तो जानते थे, लेकिन लोहा को हड़प्पा वासी नहीं जानते थे। तो अपना सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, यानी लोहा को नहीं जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बताएं कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ आप देखें ना कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का क्या होता है? टीला होता है। सेम यही क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो देखिए ऑप्शन देखिए आपके सामने क्या क्या है ऑप्शन में।
ऑप्शन में है हिंदी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको मोहनजोदड़ो नजर आता है, वो तो बस हिंदी देखे और हिंदी पे टिक लगा देते हैं, हिंदी को ही सही मान लेते हैं, जबकि मोहनजोदड़ो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। मोहनजोदड़ो तो सिंधी भाषा का शब्द है। तो उर्दू नहीं होगा, फारसी नहीं होगा, हिंदी नहीं होगा, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द होगा? सिंधी भाषा का शब्द होगा। आइए बताते हैं, अभी जस्ट आपको बताएं मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, अभी जस्ट बताएं 1922 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था मोहनजोदड़ो का खोज? राखल दास बनर्जी ने किया, जिसको आरडी बनर्जी भी कहते हैं। ये जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक, ये सब बात आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो में उत्खनन के बाद लाशों का ढेर मिला था, इसलिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा कालीबंगान जो है वो कहाँ स्थित है? आपको बताना है कालीबंगान वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है। पहला ऑप्शन है सिंध में स्थित है, बंगाल में स्थित है, उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में? तो कालीबंगान जो है वो राजस्थान राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और धौलावीरा के बारे में भी याद रखिएगा कि धौलावीरा कहाँ पड़ता है? धौलावीरा जो है वो गुजरात में पड़ता है। ये धौलावीरा जो है ये गुजरात में पड़ता है और कालीबंगान जो है वो राजस्थान में पड़ता है। देखिए एग्जाम में या तो कालीबंगान का पूछेगा और नहीं तो धौलावीरा का पूछेगा। इस दो में से एगो क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। तो मेरे ख्याल से कालीबंगान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ये तो आप समझ ही गए होइएगा। तो सिंध वाला ऑप्शन गलत, बंगाल वाला ऑप्शन गलत, उत्तर प्रदेश वाला गलत, ऑप्शन जो है वो गलत। सही आंसर क्या होगा? कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राय बहादुर दयाराम सहनी। राय बहादुर दयाराम सहनी, जिसको आप शॉर्टकट में सीधा दयाराम सहनी कहते हैं, उन्होंने कहां पर उत्खनन करवाया? उत्खनन करवाने का मतलब कहां पे खुदाई करवाया, किस नगर का खोज किया था? देखिए मोहनजोदड़ो का नहीं भैया, मोहनजोदड़ो का नहीं किया था। पहले आप लोग सही जवाब बताइए। देखिए मोहनजोदड़ो का क्यों नहीं किया? मोहनजोदड़ो का खोज करने वाला का नाम है राखल दास बनर्जी। कौन बनर्जी? राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। यहाँ तो राय बहादुर दयाराम सहनी लिखा हुआ है, तो राय बहादुर दयाराम सहनी जो है वो मोहनजोदड़ो का खोज नहीं किए थे। तो मोहनजोदड़ो में उत्खनन कैसे कर देंगे? मोहनजोदड़ो में उत्खनन किए थे राखल दास बनर्जी। अच्छा लोथल, लोथल का भी खोज दयाराम सहनी जी नहीं किए थे। दयाराम सहनी जी के बारे में बता दे, राय बहादुर दयाराम सहनी जी जो है 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा नामक स्थल की खोज किए थे। यानी दयाराम सहनी जी किसका खोज किए? हड़प्पा का। यानी उत्खनन भी कहाँ करवाएंगे? हड़प्पा में करवाएंगे। तो देखिए हड़प्पा वाला ऑप्शन आपका ये रहा। यानी राय बहादुर दयाराम सहनी जी कहां पर उत्खनन करवाए थे? हड़प्पा में करवाए थे। कालीबंगान गलत, लोथल गलत, मोहनजोदड़ो गलत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? हड़प्पा। यानी राय बहादुर दयाराम सहनी जी कहां उत्खनन करवाए थे? हड़प्पा में उत्खनन करवाए थे। याद रहेगा कब उत्खनन करवाए थे? 1921 ईस्वी में करवाए थे। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोज हुआ था हड़प्पा का ही हुआ था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? आपके ऑप्शंस ये रहे गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब कि निम्न देवताओं में से हिंदू देवता जो यहाँ पे दिया हुआ है उन हिंदू देवता में से कौन ऐसा देवता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख देवता था? देखिए हड़प्पा सभ्यता वाला जब धार्मिक जीवन पढ़ेंगे तो वहां आप देखिएगा गणेश जी का कोई जिक्र नहीं है, भगवान शिव का आपको जिक्र मिलेगा, विष्णु भगवान का कोई जिक्र नहीं है, वरुण का कोई जिक्र नहीं है। आप कहेगा शिव का जिक्र है तो ऑप्शन शिव वाला सही है, लेकिन शिव का जिक्र कहां पे मिलता है? एक विद्वान आप देखिएगा जिसका नाम है मैके। तो मैके महोदय जो है उनको एक मुहर मिला है, उस मुहर पर जो है
एक पुरुष है जो कि योग की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसका 3 वो सिर है और उसका जो है सो क्या कहते हैं, सिर पे जो है सिंह भी बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वह पशुपति शिव की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है वह? पशुपति शिव की मूर्ति है। इससे अंदाजा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की उपासना जो है वो किया करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? शिव, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव के बारे में जानते थे। शिव जो है उसका प्रमुख देवता हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है इन सभ्यताओं में से कौन ऐसा सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है? पहला ऑप्शन है चीन की सभ्यता, दूसरा मिस्र की सभ्यता, तीसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, चौथा क्रीट की सभ्यता। कौन ऐसा सभ्यता है चारों में से जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिए। देखिए आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहते हैं? हड़प्पा की सभ्यता। अच्छा, समकालीन, समकालीन का अगर अर्थ देखें तो समकालीन मतलब क्या होता है? सम का अर्थ होता है समान, सम का मतलब क्या होता है? समान। और कालीन, कालीन का मतलब काल, काल मतलब समय, यानी समान समय, यानी जिस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता था। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता किस टाइम पे था? तो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड आपको पता होगा 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, ये हड़प्पा सभ्यता का जो है टाइम पीरियड है। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक लगातार 600 वर्षों तक फलता फूलता रहा। तो इसमें से कौन ऐसा सभ्यता है जो इस टाइम पे नहीं था? आपको बता दें चीन की सभ्यता इसके समकालीन है। जिस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता था, उसी टाइम पीरियड पे चीन की भी सभ्यता थी जो कि चीन देश की सभ्यता है। तो ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि कौन नहीं है ये पूछ रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन अगर आप देख पा रहे होइएगा, दूसरा है मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता भी इसके समकालीन है। कौन समकालीन नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये गलत, ये गलत। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, लेकिन क्रीट की सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं है। अब देखिए ये चीज सब पता कैसे होता है, आपको बता दे हड़प्पा सभ्यता का जैसे ही आप विस्तार पढ़ेंगे तो वहां देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की तुलना जो है मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से की गई है कि मिस्र की सभ्यता से हड़प्पा की सभ्यता 20 गुना बड़ा था। मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों को मिला दे तो हड़प्पा सभ्यता जो है 12 गुना बड़ा था। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो ईंट वगैरह का प्रयोग होता था घर मकान वगैरह बनाने के लिए, वो धूप में सुखाई गई ईंट का प्रयोग होता था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकाई गई ईंट का प्रयोग होता था। इस तरह से देखते हैं तुलना किया जाता है। तो कहने कि आपको पता होगा कि ये तीनों सभ्यता जो है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, जबकि क्रीट की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं है। तो क्वेश्चन भी तो वही था, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं है? क्रीट की सभ्यता समकालीन नहीं है। कौन समकालीन है? तो चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब समकालीन है, ये समकालीन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है? पहले ऑप्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। पहला ऑप्शन क्रीट की सभ्यता, दूसरा पूर्व पाषाण युग, तीसरा लौह युग, चौथा जो है नवपाषाण युग। ओ सॉरी, देखिए इसमें जो है ऑप्शंस आपके 5 हो गए हैं, कोई बात नहीं है। चलिए एक ऑप्शन आपको हम हटा देते हैं, जो क्रीट की सभ्यता है ये आपके ऑप्शन में नहीं है। अब आप ये 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको सही लग रहा है? पूर्व पाषाण युग, लौह युग, नवपाषाण युग या कांस्य युग? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है, आपको बस ये बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता कौन युग का सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग का। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन का जवाब गलत बता रहे हैं। पूर्व पाषाण युग कहते किसको है? पहले तो पाषाण समझिए। देखिए जहां भी पाषाण लिखा हुआ हो ना, तो पाषाण का मतलब होता है स्टोन एज। स्टोन एज बोले तो पत्थर वाला काल। आपको पता होगा आदि मानव लोग जो है उस टाइम पे जब कोई क्या कहते हैं धातु वगैरह नहीं था, तो वो लोग पत्थर के ही औजार बनाते थे। तो पाषाण काल से पहले का जो काल है उसको बोलते हैं पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल।
तो ये पूर्व पाषाण युग नहीं, पूर्व पाषाण काल जो है वो हड़प्पा सभ्यता से पहले का टाइम पीरियड है। ये हड़प्पा सभ्यता से इसका कोई रिलेशन वगैरह नहीं है। लौह युग, अभी कुछ देर पहले आपको बताएं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। अभी जस्ट ये क्वेश्चन देखे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। जब लोहा का ज्ञान नहीं था तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग लौह युग में कैसे शामिल कर लेंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो लौह युग के अंतर्गत नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान ही नहीं था, तो हड़प्पा सभ्यता को लौह युग में कैसे शामिल करेंगे। बात करें नव पाषाण युग, देखिए पाषाण का पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्या बोले? एक बोले पूरा, लगा लीजिए पाषाण काल तो पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य अगर लगा लीजिएगा तो मध्य पाषाण काल, अगर नव जोड़ लेते हैं तो नव पाषाण काल। यानी पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस पाषाण काल के बाद जो आता है उसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल के बाद जो एज आया उसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता नव पाषाण काल की भी सभ्यता नहीं है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन जब गलत हो गया तो लास्ट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक है कि सही होगा, लेकिन इसको भी समझा जाए कि ये कांस्य युग की सभ्यता है, तो कैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता मान ले। देखिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कांस्य बनाने का ज्ञान था। अब आप कहिएगा कांस्य क्या होता है, तो आपको बता दें कांस्य जो है, कांस्य एक धातु का नाम है। कांस्य किसका नाम है? धातु का। जैसे सोना चांदी होता है ना, वैसे ही कांस्य एक धातु का नाम है। कांस्य बनाया कैसे जाता है, तो तांबा में टीन को मिला देने से, तांबा में टीन मिला देंगे तो क्या बन जाता है? कांस्य बन जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा में टीन मिलाने का ज्ञान था, वो लोग तांबा टीन को मिला करके कांस्य बना लेते थे। कैसे पता हुआ, तो आपको बता दें मोहनजोदड़ो में जब उत्खनन का कार्य किया गया तो वहां से कांस्य का एक नर्तकी का मूर्ति मिला है। इससे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कांस्य का ज्ञान था, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। तो सही जवाब क्या होगा? कांस्य युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। यानी हड़प्पा सभ्यता में तो बहुत सारे नगर मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम सहरी जी के द्वारा रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थल का खोज हुआ था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे फेमस नाम जो है वो हड़प्पा की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो ही था। अच्छा, लोथल नहीं था, कालीबंगा नहीं था, रंगपुर नहीं था। हड़प्पा रहता थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आता, क्योंकि एक विद्वान है जिसका नाम है पिगट। ये पिगट महोदय कहते हैं, पिगट महोदय क्या कहें? पिगट महोदय कहें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। यानी हड़प्पा सभ्यता की राजधानी जो थी वो मोहनजोदड़ो ही थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो मोहनजोदड़ो ही हुआ करता था। यही मोहनजोदड़ो जिसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी जी के द्वारा सिंधु नदी के किनारे जो है किया गया था। और मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। इसी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, अन्नागार और एक कांस्य की मूर्ति भी मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन है जो एवं नहीं शामिल है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, यहाँ साहित्य, यानी साहित्य क्या पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? क्या सिक्का पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? अभिलेख पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? या भग्नावशेष जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो सबसे पहले इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसका सही जवाब बताइए। देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन है जो पुरातत्व के अंतर्गत शामिल नहीं है। पुरातत्व जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ये बात याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का।
पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुरातत्व को देखें तो पूरा प्लस तत्व बराबर पुरातत्व होता है। पूरा मतलब प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना, तत्व मतलब सामग्री या वस्तु, यानी पुराना सामान या वस्तु जो कि उत्खनन के बाद भूमि के अंदर से पुराना पुराना सामान मिलता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन है जो नहीं आता है? देखिए सोचिए, साहित्य का मतलब कोई किताब हुआ, कोई पुस्तक वगैरह अगर भूमि के अंदर चला जाए तो क्या उत्खनन के बाद मिल पाएगा? स्वाभाविक है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गल जाएगा। यानी साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका सही जवाब जो है वो साहित्य ही हो जाएगा। लेकिन ये सारा जवाब देखिए, ये क्यों नहीं होगा? आप सोचिए, सिक्का जो है वो सिक्का अगर आपका खो जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है, तो उत्खनन के बाद मिल जाएगा, मतलब ये पुरातत्व में शामिल है। बात करें अभिलेख का, अभिलेख कहते हैं किसी भी कठोर सतह पर लिखे हुए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। जैसे पुल, पुलिया या कोई स्कूल कॉलेज वगैरह जब बनता है तो उद्घाटनकर्ता वगैरह का नाम देखते हुए उस पर लिखा रहता है, तो उसको अभिलेख कहते हैं। अभिलेख भी उत्खनन के बाद मिल सकता है, ये भी पुरातत्व के अंतर्गत आता है। भवनावशेष यानी भवन का अवशेष, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह है वो अगर टूट के गिर जाता है तो उसका ईंट हो गया, ढलुआ हो गया, सीमेंट वगैरह का, वो सब जो है उत्खनन के बाद आपको मिल सकता है। तो ये भी पुरातत्व है, ये भी पुरातत्व है, ये भी पुरातत्व है। बाकी साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन है जो पुरातत्व के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते? साहित्य को नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है, देखिए ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। हालांकि जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं उसमें से अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में होने वाले जो एग्जाम हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? कनिंघम ने किया, फ्लीट ने किया, डीसी सरकार ने किया, विलियम जोन्स ने किया। क्या होगा सही जवाब? तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की बात कर रहा है। इस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना पहले हुआ कहां था? तो कलकत्ता में हुआ था। अच्छा, कौन किया था इसकी स्थापना? विलियम जोन्स ने किया था। देखिए, कनिंघम नहीं किया, फ्लीट नहीं किया, डीसी सरकार नहीं किया, जिसने किया? विलियम जोन्स ने किया था। याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो है आज के सेशन का, एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता जो है वहां का प्रशासन कैसा था? ऑप्शन है, राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगर निगम जैसा था, या गणतंत्रात्मक था। कैसा था? देखिए, नगर निगम कह लीजिए या इसी को आप नगर पालिका जैसा कह लीजिए, दोनों बात जो है वो सेम ही है। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? एक काम कीजिए, आप इसको जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और ये आपका क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के तौर पे हम छोड़ के जाते हैं। नेक्स्ट जब सेशन शुरू करेंगे एमसीक्यू का, तो यहीं से शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज जितना भी आपको 15 क्वेश्चन जो बताएं वो आपको समझ में आया होगा। और मेरे ख्याल से आप मान के चलिए, ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं, चीजों को एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि इन सारे क्वेश्चंस को आप एमसीक्यू फॉर्मेट में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और टॉपर्स क्लासेज ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कक्षाएं जो है बेहद पसंद आई होगी, और आपका जो भी राय विचार हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।